औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं जो है आप लोग के सामने एक नए सिलसिले नए सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से जो है वीडियोस पूरी बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो अहम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में प्रैक्टिस है तो वो अमराज़ जिल्द, जो जिल्द के अमराज़ है, स्किन डिसीज़ है, हेयर डिसीज़ है, इनके अंदर जो है मेरी यूनानी की प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और मैं उसमें भी सीख रहा हूँ। अभी भी मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने सीखा हूँ, जो कुछ किताबों के मुताले से, जो कुछ मेरी प्रैक्टिस लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में जो अमल मैं पेशेंट के ऊपर किया हूँ, अप्लाई किया हूँ, उसको मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी आप लोग से गुजारिश है कि मैं जो है मेरी हर चीज़ को आप लोग तक शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियोस आप लोग के लिए कैसी हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा तो डर्मेटोलॉजी में अमराज़ जिल्द में मैं इस हिसाब से वीडियोस बनाऊँगा कि मेरी वीडियोस फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है उनके लिए भी स्किन का जो सब्जेक्ट है अमराज़ जिल्द, वो तज़ीनियात का, वो भी आसानी हो जाए उसमें। दूसरी चीज़ कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके सामने भी जो है हर चीज़ मेंशन हो जाए। मैं इस हिसाब से जो है अपनी वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं अपनी वीडियोस जो बनाऊंगा तो पेपर लिखने के हिसाब से, जो बच्चे पेपर लिखेंगे, जो स्टूडेंट्स पेपर जिनके आने वाले हैं, उन लोग के लिए भी आसानी हो जाए, इस हिसाब से मैं कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, उसूल इलाज किस बुनियाद पर होता है, हर चीज़। इलाज के अंदर 3 तरीके से इलाज होता है: इलाज बिल दवा, इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल ग़िज़ा। हर चीज़ मैं मेंशन करके, हर चीज़ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बताकर मैं उसको पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल की जो कंडीशन है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, वरना मैं बोर्ड के ज़रिए आप लोग तक आसानी से लिख कर समझाने की कोशिश करता था। अब मैं जो टॉपिक के बारे में आप लोग से सबसे पहला जो टॉपिक बात करूँगा, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के मुतरादिफ नाम क्या है? फंगल इन्फेक्शन को रिंगवॉर्म भी कहा जाता है, उसको कूबा भी कहा जाता है, उसको खुजली भी कहा जाता है, उसको दाद भी कहा जाता है। जी हाँ, फंगल इन्फेक्शन को 5 मुतरादिफ नामों से जाना जाता है और इसके अलावा भी अलग नामों से जो है उसको हर किसी लैंग्वेज में अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। आइए अब मैं आप लोग से सबसे पहले उसकी तारीफ़ के बारे में बात करता हूँ कि उसकी डेफिनेशन है क्या। ये जो है एक जिल्दी अमराज है, एक स्किन डिसऑर्डर है, जिसके अंदर ड्राई स्किन यानी खुश्की पैदा हो जाती है और उसके अंदर शुरुआत जो होती है एक पिंपल्स के घेरे की वजह से होती है और इसको खुजाने की वजह से, वहाँ खुश्की पैदा होने की वजह से एक गैर तबई सूरत वो इख्तियार कर लेता है। इसकी शुरुआत में जो है कि एक दाने से होती है और गैर तबई हालत ये इख्तियार कर लेता है, गैर तबई खुश्की इसमें हो जाती है और ये एक सूरत इख्तियार करने के बाद इसमें खारिश होती है, खुजली होती है। उसी को जो है फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। अब इसको हम कैसे पता लगाएं कि फंगल इन्फेक्शन है या सोरियासिस है? तो सोरियासिस के अंदर ये बात का ख्याल रखें कि सोरियासिस के अतराफ में जो जिल्द होगी वो मछली के तकशुरुल जिल्द, उसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि सोरियासिस के अंदर सबसे मेन साइन है कि उसकी जो जिल्द होगी, जिस तरह हम मछली के छिलके आते हैं, ऊपर जो स्किन आती है उस पर जो हो जाती है, उसी तरीके से उसकी भी स्किन हो जाती है सोरियासिस की। लेकिन फंगल इन्फेक्शन में खुश्की होने की वजह से वहाँ इचिंग होती है, दर्द होता है, खुजली होती है, इचिंग होती है और इसी वजह से इसको फंगल इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म, दाद, खुजली या कूबा कहा जाता है। अब आइए इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स के अंदर कई सारी टाइप्स हैं, जैसे टीनिया कैरपुरिस, उसके बाद टीनिया क्यूरिस, टीनिया उनगुइयम और टीनिया पेडिस। ये उसकी अक़साम हैं। मैं हर किसी की अक़साम के बारे में डीपली मैं आप लोग को नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो यूनानी कॉन्सेप्ट से है।
लेकिन मैं आप लोग तक के एलोपैथिक कॉन्सेप्ट के ज़रिए भी बताना चाह रहा हूँ कि हम इसके अंदर क्या करेंगे। एलोपैथिक कॉन्सेप्ट में ये क्या चीज़ें इसको मेंशन किया गया है, क्या टाइप्स इसकी बताई गई है। जी हाँ, इसके अलावा अगर यूनानी अक़साम के बारे में बात की जाए तो कुबाए ज़फ़रा है, कुबाए कंजरान है, और इसके अलावा दीगर और अक़साम उसकी हैं। अब आइए मैं आप लोग के सामने कॉजेज़ की बात करता हूँ, सबब क्या हो सकता है। तो कई सारे इसके सबब होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो सबब इसका माना जाता है वो एक जरासीमी तादिया है। जी हाँ, ये बैक्टीरिया के ज़रिए होता है जिसका नाम कैंडिडा। याद रखिए, जो स्टूडेंट है उनके लिए मेन वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन के बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो उस कैंडिडिया बैक्टीरिया जो है कैंडिडा, उसके ज़रिए ये फैलता है। इसीलिए जो है हम देखेंगे कि एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर जो है कैंडिडर्म करके एक ऑइंटमेंट आता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब आइए यूनानी नज़रिए में मैं बात करता हूँ इसके कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ सबसे पहले डर्मेटोलॉजी में ये चीज़ का अमराज जिल्द में ख्याल रखें कि कोई भी स्किन डिसीज़ हो, स्किन डिसीज़ उस वक्त तक के नहीं होगी जब तक कि आपके खून के अंदर ख़राबी ना हो। जब खून के अंदर बिगाड़ आया तो आपके अंदर स्किन डिसीज़ होगी। आइए अब स्किन डिसीज़ में सबसे पहला कॉज आता है कि फसाद खून, खून के अंदर ख़राबी का हो जाना, सुए दम, फसादे दम, दम के अंदर ख़राबी हो जाना, सुए हज़्म, हज़्म की ख़राबी की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। अब खून की ख़राबी में क्या क्या आता है, एक तो सफ़रा का जो है एहतराक, यानी सफ़रा की गैरतबई हालत का हो जाना, सौदा की गैरतबई हालत का हो जाना, खून की हिद्दत का बढ़ जाना। ये जो कॉजेज़ है ये हुए अखलात के एतबार से, खिलते के एतबार से फंगल इन्फेक्शन में। दूसरी चीज़ मैं आपको बताया हूँ कि फासिद मवाद का जो अखलात गैरतबई है, जो सही अफ़आल जिनके अंजाम नहीं दे रहे, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बढ़ जाना, उसके अंदर ख़राबी का हो जाना, इस वजह से जो होता है वो जो इज्तिमा जम जाएगा बदन के अंदर, उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। जी हाँ, अब आइए मैं बात करता हूँ सिस्टम के बारे में। सिस्टम के अंदर कि किन अफ़आल के ख़राब हो जाने की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले कि मैदे के ख़राबी, मैदे के अफ़आल का ख़राब हो जाना, उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। दूसरा इसका सबब यह है कि जिगर के अफ़आल में ख़राबी होने की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तीसरा कि अमा, दीदाने अमा, जिनको इंटेस्टाइनल वॉर्म कहा जाता है, उनकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। जी हाँ, ये कॉजेज़ मोस्टली इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए भी और आपकी प्रैक्टिस लाइफ के लिए भी। कभी कभी ये होता है कि हमारे पास एक पेशेंट आता है, हम उसको ट्रीटमेंट चला देते हैं, हर किसी का ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन उसका मेन कॉज जो होता है वो इंटेस्टाइनल वॉर्म होता है। जब हम इंटेस्टाइनल वॉर्म को दूर करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। मेरे पास सीवियर कंडीशन में ये पेशेंट आए हैं, हमने उसका ट्रीटमेंट जब दीदाने कुल से दीदाने अमा चलाए हैं, जब हमको उसके रिजल्ट मिले हैं कि उसका जो इन्फेक्शन हो रहा था वो बढ़ रहा था, कि दीदाने अमा की ख़राबी उसमें हो रही थी, इस वजह से जो है दीदाने अमा देने के बाद हमने पहले कॉज पता किया, जब उसको ट्रीटमेंट पूरी तरीके से किया तो उसके बाद हमको पता चला कि वो फंगल इन्फेक्शन जो है दीदाने अमा की वजह से हो रहा था। तो ये भी उसका कॉज है। किताबों के अंदर मेंशन भी है, किताबों के अंदर आप उसूल इसमें शरअ असबाब में भी देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अब आती है हमारे हाइजीन। हाइजीन की खराबी की वजह से क्या हो सकता है, जिसको हम सबसे पहले ये चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत से लोग बेएहतियाती करते हैं। जी हाँ, इनरवेयर के अंदर मोटी जो अंडरवेयर होती है उसका इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले उसके सबब भी ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो गर्मी है सबसे ज़्यादा अगर बॉडी में किसी चीज़ की गर्मी होती है तो जेनिटल ऑर्गन्स की है सबसे ज़्यादा, अगर कहीं गर्मी पाई जाती है। इसीलिए फंगल इन्फेक्शन की इब्तिदा जो होती है सबसे पहले जो है जेनिटल पार्ट के करीब में सबसे पहले होती है, रानों के पास से स्टार्ट होती है। जी हाँ, मैं आपको कॉजेज़ हर चीज़ में खुलकर बताऊंगा। मेरा टॉपिक है, मेरा काम है डॉक्टरों तक के सही मालूमात को देना।
तो मैं कॉजेस में हर चीज़ को डीपली डिफाइन करूँगा, हर चीज़ को आप तक के पूरी रखने की कोशिश करूँगा। इसीलिए अगर कोई भी मुझसे गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा वो भी बताइए। अब दूसरी एक चीज़ कि बहुत से लोग जो है मोटे और चुस्त फिटिंग वाले लिबास, तो जब भी किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन की शिकायत हो तो उसको ढीले ढाले कपड़े पहनने की इजाज़त दे, हिदायत दे। उसके बाद आता है सफाई का ख्याल ना रखना, यानी बेएहतियाती करना, गुस्ल ना करना। उसके बाद आता है ख़राब शकील ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। फाजिल जो ग़िज़ाएँ होती हैं, बेएहतियाती गैस बनाने वाली जो ग़िज़ाएँ होती है, जैसे आलू हुआ, इसका इस्तेमाल भी फंगल इन्फेक्शन में बहुत डेंजरस है। जी हाँ। उसके अलावा कॉज के अंदर आता है जिगर और अमआ के अफ़आल का ख़राब हो जाना। ये सब कॉजेस मैं आप लोग के सामने रखा हूँ। आइए अब मैं सिम्टम की तरफ चलता हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है कि उसमें ईचिंग होगी, यानी खारिश पाई जाएगी। मरीज़ जब खुजाएगा तो खुजाते वक्त उसको हल्का हल्का आराम महसूस होगा, थोड़ी देर के लिए वो आराम लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है दोबारा फंगल इन्फेक्शन की खुजली का एहसास होगा। उसके बाद फंगल इन्फेक्शन में खारिश के साथ साथ मरीज़ को खुजाने पर बहुत सुकून मिलता है, बहुत राहत मिलती है, लेकिन जब वो खुजा लेता है उसके अतराफ़ के एरिए में फिर वो मर्ज़ फैल जाता है। इसलिए सबसे पहला उसका सिम्टम ईचिंग है। दूसरी चीज़ कि फंगल इन्फेक्शन, ये रिंग वॉर्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोल कुर्रवी अक्सर शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये छत्तों की शक्ल में होता है। इसमें एक सिम्टम ये भी है कि इसके अंदर जो है खुश्की पाई जाती है, खशूनत पाई जाती है, ड्राइनेस पाई जाती है। इसके साथ इसमें ईचिंग होती है, खारिश होती है। ये उसके मेन साइन है। ये कहाँ मुतासिर करेगा, कौन से एरिए पे? तो अक्सर ये मुतासिर करता है ज़्यादातर सर में, उसके अलावा जो जेनेटल एरिया है उसमें, मांडियों के रानों के दरमियान, यहाँ सबसे ज़्यादा। और मेरे पास 99% जो केसेस आते हैं वो जो होता है उन लोग को तो रानों का हिस्सा मुतासिर होता है, जेनेटल ऑर्गन के अतराफ मुतासिर होता है। इसके अलावा बगल के अंदर यहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि बालों की सफाई ना करने की वजह से भी ये फैलता है, होता है। कॉज इसका ये भी एक रहता है कि हम जाते हैं नाई के पास, नाई जो है बगैर साफ़ की हुई स्टेरॉयडल जो गैर तरीके से जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसको वस्त्रा वगैरह कहते हैं, उसके सही तौर पर हाइजीनिक कंडीशन ना होने की वजह से, सही तौर पर हाइजीन ना होने की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। जी हाँ, किसी को अगर रहा, उसका बैक्टीरिया उस पर लगा, वो हमारे ऊपर यूज़ हुआ, तो उसके ज़रिए भी फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ता है। अब आइए मैं आप लोग से बात करूँगा इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी तशखीस के बारे में कि हम उसकी जांच कैसे करेंगे वो फंगल इन्फेक्शन है। तो इसके अंदर कुछ टेस्ट कराना रहते हैं। स्किन डिसीज़ में सबसे मेन जो मोस्टली कराए जाते टेस्ट है, हमारे फंगल इन्फेक्शन ये बहुत आसानी से पता चल जाते हैं, लेकिन कुछ स्किन डिसीज़ में टेस्ट जो कराए जाते हैं, क्या क्या कराए जाते हैं? तो स्किन डिसीज़ में स्किन बायोप्सी कराई जाती है। जी हाँ। उसके बाद स्किन डिसीज़ में सबसे मेन टेस्ट रहता है वुड लैंप एग्जामिनेशन, ये भी कराया जाता है। जी हाँ। तो ये दो टेस्ट जो है ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट कराए जाते हैं, इसको कराना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है बैक्टीरियल टेस्ट वगैरह ये कराए जाते हैं। स्किन बायोप्सी के अंदर और वुड लैंप एग्जामिनेशन के अंदर हमको पता चल जाता है कि क्या डिसीज़ है। आइए अब इसके बाद मैं आप लोग से उसूल इलाज की तरफ बात करूँगा कि उसूल इलाज स्किन डिसीज़ में किस बुनियाद पर की जाती हैं। उसूल इलाज के लिए इस बात का ख्याल रखें कि सबसे पहले हमको ये चीज़ें समझना चाहिए कि स्किन डिसीज़ जो है ये हो रही है खून की ख़राबी की वजह से। इसलिए हमारे पास जब भी कोई मरीज़ आए तो हम उसका इलाज जो है मुसफ़ियात खून के ज़रिए करें, खून को साफ़ करने के लिए करें, क्योंकि जब खून साफ़ होगा तो बॉडी के अंदर जो है गैर तबई हालत खून की जब नहीं रहेगी तो अमराज़ जिल्द से ख़ुद ब खुद मरीज़ शिफायाब हो जाएगा।
इसलिए मुसफ़्फ़ी खून अद्विया का इस्तेमाल कराएं। दूसरी चीज़ कि ज़िमात का इस्तेमाल कराएं, मरहम लगाएं, इसलिए मरहम भी इसमें अप्लाई किया जाता है। तीसरी चीज़ कि सफाई का ख्याल रखा जाए। जी हाँ, सबसे अहम होता है सफाई का ख्याल रखना। सफाई का अगर आपने पेशेंट को ख्याल करा दिए तो उस मरीज़ को ये हिदायत दे कि सुबह वो शाम नीम गर्म पानी से जो है नीम के पत्ते उसमें डालकर आप उस पानी से नहाइए, क्योंकि नीम जो है जिसको बरगे नीम कहा जाता है, ये जो है सबसे अच्छा जो फंगल इन्फेक्शन के अंदर जो है ये काम करता है एंटी फंगल के तौर पर, और इसको जो है एलोपैथिक दवाइयों के अंदर भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके बाद कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि कब्ज़ ना होने दे। कब्ज़ होगा सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। उसके बाद इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कब्ज़ ना होने दे और जिगर और अमा की इस्लाह करे, मैदे जिगर अमा की इस्लाह करे। कैसे करेंगे? वो दवाइयाँ इस्तेमाल कराएं जिनके ज़रिए जो है कब्ज़ ना हो, मैदे और जिगर और अमा के अफ़ाल सही तौर पर अंजाम दिए जाए, क्योंकि अगर ये हो सकता है कॉज कि उसके अफ़ाल जो है सही तौर पर अंजाम नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। जब वो अफ़ाल सही हो गए तो जो है खुद ब खुद फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। इसके बाद कि अगर ये इस बात का ख्याल रखें कि अगर वो कॉज है इंटेस्टाइनल वॉर्म, दीदाने अमा, तो उसको दूर करने की कोशिश करें। जी हाँ, आइए अब मैं आता हूँ आप लोग से इलाज के बारे में। सबसे पहली बात कि मुरक्कब अद्वियात का इस्तेमाल कराएंगे, लेकिन किस तरीके से कराएंगे, नुस्खे हमारे को मौलियात में लिखने होते हैं। हमारे को डर्मेटोलॉजी में नुस्खा भी डिफ़ाइन करना होता है कि किस तरीके से हम नुस्खे इस्तेमाल कराएंगे। हमको इतना तो पता होना चाहिए कि हम लोग ने सेकंड ईयर में मुफरदात पढ़ा है, थर्ड ईयर में मुरक्कबात पढ़ा है, तो कम से कम हमको इतना इल्म होना चाहिए कि कौन सी दवाएं मुफरद में क्या है, उसके अफ़ाल व ख़वास, नफ़ा ख़ास उसका क्या है, इतना इल्म हमको होना चाहिए। मैं नुस्खों के बारे में ज़्यादा डीप मालूमात नहीं कहूँगा, क्योंकि नुस्खे ये होता है कि बहुत सारे जो है कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ असातिज़ा जिनका मानना ये होता है कि नुस्खे जो है जो किताबों में मेंशन है वही लिखिए। जी हाँ, मैं भी इस बात को एग्री भी करता हूँ, लेकिन क्या हम हमारी प्रैक्टिस लाइफ के अंदर इस बात को नहीं कर सकते कि हम हमारे खुद के नुस्खे बनाएं? जैसे मुसफ़्फ़ियात खून अद्विया हैं, तो मुसफ़्फ़ियात खून वहाँ पर 10 मेंशन है, हमको 4 मिल रही है, तो क्या हम उससे नुस्खा नहीं बना के जोशानदा बनाकर दे सकते हैं? कभी हमने इस पर गौर किया? इसलिए पेपरों के अंदर जो है हमको जो मुसफ़्फ़ियात खून दवाई याद आ रही है, हम उसको लिखकर जोशानदा बनाकर इस्तेमाल करा सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं। जी हाँ, लेकिन हमको इतना इल्म होना चाहिए कि ये जो दवा है ये मुसफ़्फ़ी खून ही है, नहीं तो मुसफ़्फ़ी खून नुस्खा है, मुसफ़्फ़ी खून डाल रहे हो आप, जोशानदा मुसफ़्फ़ी खून, और उसमें दवाएं डाल रहे हो मुहल्लिल औराम की, तो ये बिल्कुल गलत है। इस बात का बहुत एहतियात से ख्याल रखिए। नुस्खे ये मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, आप लोग किताबों से ख़ुद देख लीजिए, क्योंकि मैं अपने नुस्खे जो अप्लाई कराता हूँ वो मैं पेशेंट के ऊपर अप्लाई कराता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उसको पेपर में लिखो और वो गलत, आपको कोई गलत समझ लें, इसलिए मैं नुस्खे वगैरह मेंशन नहीं कराता हूँ। इसलिए अब आप लोग से मैं डायरेक्ट मुरक्कबात के बारे में, हर डिसीज़ में मुरक्कबात के बारे में आप लोग से बात करूँगा। मैं अपनी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोग से बात करूँगा कि मैं मुरक्कबात दवाई कैसे चलाता हूँ, कैसे मेरे असातिज़ा के साथ मैं देता हूँ। आइए अब मुरक्कबात में सबसे पहले मैंने बात किया था कि खून को साफ़ करने, तो खून को साफ़ करने अगर मर्ज़ कम है, फंगल इन्फेक्शन कम है, तो मैं उसके लिए शरबत मुरक्कब मुसफ़्फ़ी खून का इस्तेमाल कराता हूँ, जो 20 ml 20 ml BD इस्तेमाल कराता हूँ गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और ये मुसफ़्फ़ी खून दवा जो है ये इसहाल के ज़रिए जो है बदन से इस्तफ़राग करती हैं और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमको मिलते हैं। जी हाँ, जब फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं शरबत मुरक्कब मुसफ़्फ़ी खून के साथ माजून उशबा और इत्रिफल शाहित्रा दोनों को मिलाकर 5 ग्राम गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कराता हूँ। जी हाँ, इसके अलावा अगर मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आ जाए तो मैं
अर्के शाहित्रा, अर्के चराइता, अर्के मुंडी, अर्के चाकसू, इनका इस्तेमाल मैं कराता हूँ। किसी भी एक या दो को कम अज़ कम इनका डोज लेता हूँ 80 ml और ज़्यादा से ज़्यादा एक का डोज 125 ml, 125 ml, ये नॉर्मल डोसेस है, ये मैं कराता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे बहुत अच्छे खून साफ़ के अंदर रिज़ल्ट मिलते हैं। इसके अलावा खून साफ़ करने के लिए साफ़ी आती है, मैं उसका भी इस्तेमाल अक्सर पेशेंट में कराता हूँ, लेकिन साफ़ी से अच्छे रिज़ल्ट शरबत मुरक्कब मुसफ़्फ़ी खून के हैं। इसके अलावा हब्बे मुसफ़्फ़ी खून 2 अदद के लिए इस्तेमाल कराता हूँ खून साफ़ करने के लिए, कम से कम 2 अदद, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टैबलेट मैं इस्तेमाल कराता हूँ। आइए अब मैं इसके बाद आप लोग से बात करूँ तो आती है अब बात जिगर, अमा, मैदे की इस्लाह की। तो मैदे, जिगर व अमा की इस्लाह के लिए जो है हम क्या इस्तेमाल करें, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ें मैं इस्तेमाल ज़्यादातर कराता हूँ उसमें सबसे पहले जो इस्तेमाल होती है वो हब्बे कबिद नौशादरी का मैं इस्तेमाल कराता हूँ। सबसे अच्छे रिज़ल्ट इसके मुझे मिलते हैं। दूसरी चीज़ कि माजून दबीदुल वर्द का इस्तेमाल मैं कराता हूँ। जवारिश जालिनूस का भी इस्तेमाल इसमें अच्छा मिलता है, रिज़ल्ट मिलते हैं। जी हाँ, इसके अलावा आप दूसरे जवारिशात वगैरह ये करा सकते हो अमा, जिगर और मैदे की इस्लाह के लिए। जी हाँ, आइए अब मैं तीसरी जो चीज़ आप लोग से बात करूँगा, दवाइयों के इलाज भी दवा से के ताल्लुक़ से हमारा डिस्कस चल रहा है। इलाज भी दवा में तीसरी चीज़ कि अगर कॉज उसका सबब अमा यानी इंटेस्टाइनल वॉर्म है तो हम उसका किस तरीके से इस्लाह करेंगे। तो आजकल जो है कुर्स दीदान अमा आती है या कुर्स दीदान अमा जदीद आती है, उसका इस्तेमाल हम करा सकते हैं अमा व मैदे की या अमा के अंदर जो इंटेस्टाइनल वॉर्म हो जाते हैं उसकी इस्लाह के लिए। हाँ, अब आइए मैं ज़िमात के ताल्लुक़ से बात करता हूँ कि कौन से ज़िमात हम इसमें लगाते हैं। तो हम लोग का एक नुस्खा है, वो हम लोग अक्सर उसके ज़िमात बनाकर हम लोग इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन जो अवेलेबल हमको मिल जाता है हम लोग उसमें इस्तेमाल क्या क्या करा सकते हैं। सबसे पहला जो ज़िमात इस्तेमाल करा सकते हैं, जो अप्लाई कराते हैं, वो मरहम काफूर का है। लेकिन मरहम काफूर के बहुत साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं और इससे कोई रिज़ल्ट नहीं है। जी हाँ, मैं आप लोग से पूरा ट्रीटमेंट आप लोग से क्लियरली डिफ़ाइन कर रहा हूँ। मरहम काफूर का रिंग वॉर्म में कोई रिज़ल्ट नहीं है, कहीं से कहीं तक उसको मेंशन ही नहीं है। किताबों के अंदर दिया हुआ है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मरहम काफूर का कहीं से कहीं तक फंगल इन्फेक्शन में रिज़ल्ट नहीं है। उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत से पेशेंट में मैं देखा हूँ। इसके अंदर सबसे सेफ़ है कि आप मरहम कूबा का इस्तेमाल कराइए। मरहम कूबा के साथ रोगन कमीला का आप इस्तेमाल करा सकते हो। ये 2 के अच्छे रिज़ल्ट इसमें मिलते हैं। जी हाँ, ज़िमात के अंदर लगाने के अंदर, लोकली अप्लाई के अंदर। आइए अब मैं इलाज बिद तदबीर के बारे में बात करता हूँ। इलाज बिद तदबीर में अगर खून की हिद्दत है, खून की ख़राबी की वजह से हो रहा है फंगल इन्फेक्शन, तो उसमें जो है हम फसद करा सकते हैं। दूसरा क्या हम हिजामा करा सकते हैं। तीसरा हम लीच थेरेपी करा सकते हैं। जी हाँ, ये इलाज बिद तदबीर हुआ। इलाज बिद तदबीर के अंदर आता है हम्माम। हम्माम के अंदर जो है हम नीम गर्म जोशांदा बनाकर, जिसमें बरगे नीम को लेकर बरगे नीम उसमें डालने के बाद हम उससे जो है पेशेंट को, मरीज़ को हम्माम करने की सुबह और शाम हिदायत दें। इसके ज़रिए भी फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्द ख़त्म होता है। यह हो गया हमारा इलाज बिल दवा, इलाज बिल तदबीर। अब आती है बात इलाज बिल ग़िज़ा की। इलाज बिल ग़िज़ा में इस बात का ख्याल रखें कि इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर जो मोस्टली चीज़ें जो नहीं खिलाना चाहिए, जिसके अंदर चिकन, मीट यानी जिसको गोश्त कहते हैं, उड़द की दाल, इसके अलावा तुअर की दाल भी जो है ये कब्ज़ पैदा करती है, इसलिए उसमें बंद करा दें, कम करा दें। इसके अलावा आलू, ये भी मैदे और जिगर के अफ़ाल को ख़राब करता है और कब्ज़ की शिकायत पैदा करता है, इसलिए इसको भी बंद कराएं। इसके अलावा जो बयाड़ी चीज़ें हैं जैसे बैगन हुआ, मछली हुई, इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल बंद करा दें। इसके अलावा गवार की फली,
ये भी जो है सबसे ख़तरनाक बयाड़ी चीज़ है, इसको भी हम बंद करा दें। ये जो टॉपिक था मेरा, ये टॉपिक जो है फंगल इन्फेक्शन के ताल्लुक़ से था। आप लोग तक के सही तौर पर जो है मैं कोशिश किया हूँ कि मालूमात को सही तौर पर पहुँचाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सब कुछ समझ में आई होगी। आप लोग को मेरा लेक्चर कैसे लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, ताकि आप लोग के बताने के ज़रिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े और मैं जो है यूनानी की जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में आई है वो आप लोग तक शेयर करूं। और इंशाल्लाह जो है मैं ऐसी मज़ीद जो है डर्मेटोलॉजी की वीडियोस अभी बनाते रहूँगा, अमराज़ जिल्द की और तज़ीनियात की, और उसके अलावा जो भी एक्सपीरियंस मेरा है, जो भी मैं चीज़ें किताबों से नॉलेज हासिल करूँगा वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।